वेलकम फ्रेंड्स। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में तो इसमें हम जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो बेसिक चीज़ आप लोग भी जानते होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में खास कर ये एक ऐसा टेक्निक है जो कोई कहीं पर क्राइम होता है तो उसको बहुत ही सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल जो जीन के लेवल तक क्राइम को पकड़ने में, जो क्राइम किए रहा था उसको पकड़ने में यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मदद करता है। तो ये क्या है, ये अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस एमोंग ह्यूमन इज द सेम। लगभग 99.9% मतलब 99.9% जो बेस होता है सारे जितने भी सारे मनुष्य हैं सभी में सेम होते, समझ सकते हैं। 99.9% सभी में सीक्वेंस जो बेस का सेम होता है। एज्यूम करना जैसे 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर ये है। तो इट इज़ दिस डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक डिफरेंस। इसमें केवल 0.01 समझ सकते, 3 × 10⁻⁹ में 0.01% कितना होगा, उतना ही का अंतर होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो लगभग 99.9% सेम होता है बेस पेयर। उसके बाद यहाँ पर है और यही सीक्वेंस हम लोगों में डिफरेंस बनाता है और यही डिफरेंस जो बनाता है इंडिविजुअल इन फिनोटाइपिक अपीयरेंस। मतलब समझ सकते 0.01% से हम आपसे अलग दिखते हैं, आप किसी और से, मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग मनुष्य है देखने में लगता है तो वो केवल 0.01% ही बेस पेयर अलग है जिसके कारण हम उससे अलग दिखते हैं। फिर यहाँ पर है सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी मतलब जितने भी सीक्वेंस है डीएनए एवरी टाइम वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। मतलब सीक्वेंस होना बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम हमेशा वे मतलब एक्सपेंसिव टास्क होता है, बहुत ही खतरनाक दर्दनाक टास्क होता है डीएनए को सीक्वेंस करना। किसी में अगर अलग हो चुका है तो उसको बहुत ही एक्सपेंसिव है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वे वहाँ पर पाए जाते जहाँ पर हमें पहचान करना था डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए में हमें उसको मतलब जानना है डीएनए के बारे में, उसी को हम मतलब कॉल रिपीटेटिव डीएनए। सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए बिकॉज इन दिस सीक्वेंस, क्योंकि इस सीक्वेंस में डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। देखेंगे जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें देखेंगे तो डीएनए बहुत बार वह रिपीटेड होता है। डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। डीएनए सेपरेटेड किया जाता है बल्क जीनोमिक डीएनए। तो यहाँ पर है दिस सीक्वेंस डीएनए रिपीटेड मैनी टाइम्स होता है। दिस रिपीटेड डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। मतलब जो शरीर के जो रेशेदार भाग होता है उसमें से यह डीएनए लिया जाता है डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी ग्रेडियंट का सेंट्रीफ्यूगेशन के हिसाब से उसको पीक पर वो लिया जाता है। द बल्क डीएनए जो रेशेदार डीएनए होता है फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर्ड टू एज सेटेलाइट। सेटेलाइट इस तरीका के पार्ट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो बल्क पार्ट होते हैं ये सभी सेटेलाइट का ही पार्ट है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इसमें जैसे यहाँ पर देखेंगे ये भी सेटेलाइट है, ये भी सेटेलाइट का पार्ट है, उसके बाद ये भी पार्ट सेटेलाइट का पार्ट है। तो इस प्रकार के सेटेलाइट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद यही सब सेटेलाइट का पार्ट है। वही करा कि जो यह 3 तरीके के मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से इसमें बनता है वह सेटेलाइट। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 तरह के सेटेलाइट है। एक टेलोमियर सबसे ऊपर है, पीक पर है,
बीच में सेंट्रोमियर है, उसका नीचे भी टेलोमियर है। तो ये इस तरीके से सेटेलाइट बनता है। उसके बाद लिखा हुआ है मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर टू एज सेटेलाइट। ये सेटेलाइट ही होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं वे पीक वाला होता है। फिर डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, यह बेस कंपोजिशन पर निर्भर करता है। बेस कंपोजिशन पर निर्भर करता है कौन बनेगा, जैसे ए के साथ टी ज़्यादा है या जी के साथ सी का रेशियो ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है इसी से वे मतलब कैसा होना चाहिए इस पर निर्भर करता है। फिर द सेटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरी। सेटेलाइट डीएनए डायग्राम में भी देखे हैं कि कितना तरह की ये डिवाइड किया गया है, मतलब तो ये बहुत तरह के भाग में डिवाइड किया हुआ है सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए का खास बात होता है इसमें कोई कोड नहीं होता है। जैसे कोड जानते हैं एलिनिन एस्पार्टिक एसिड यूज नहीं, मतलब यूरासिल थायमिन एडेनिन, ये सभी पार्ट जो सेटेलाइट डीएनए होते हैं वो इसमें नहीं होता। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्ट येलो कलर का देख रहे हैं, इसमें कोई भी बेस पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन कोडिंग होता है सेटेलाइट डीएनए। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। सेटेलाइट डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, बट द फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन वह कोई कोड नहीं करता। पर डायग्राम में भी देखेंगे जो येलो कलर का, ये लार्ज पोर्शन में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यही जो सीक्वेंस देख रहे हैं यह हाई पॉलीमॉर्फिज्म, इसी के आधार पर बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यही जो देख रहे हैं इस तरीके से सीक्वेंस जो इस डायग्राम में येलो येलो, इस तरीका के स्ट्रक्चर ही यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सीक्वेंस करने में इसमें बहुत हेल्प करते हैं। सिंस डीएनए फ्रॉम every tissue from individual show the same degree of polymorphism। यहाँ पर लिखा है so DNA from every tissue from individual show the same degree of polymorphism that become very useful identification tool, जिसके कारण इसको पहचाना मतलब दाई बिकॉम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल फॉरेंसिक, जिसके कारण ये आइडेंटिफिकेशन बताता है एप्लीकेशंस। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल, पॉलीमॉर्फिज्म एक इनहेरिटेबल है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो एक से अनेक बनना, तो वही मतलब डीएनए आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, यह इनहेरिटेबल होता है पेरेंट्स से चाइल्ड तक। उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। जैसे ये भी हम जानते हैं कि किसी का जब कोई संतान जन्म होता है तो उसको पता करने के लिए इसी का डॉटर है या कि नहीं, तो उसके जीन के आधार पर पता किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस चीज़ के लिए भी मददगार होते हैं। तो लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग में यह पता लगाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। उसके बाद यहाँ पर है एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सब ये डीएनए का कोई पार्ट है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर और ये सभी जो देख रहे हैं इस तरीके से अनेक बनते जाएगा, तो ये सभी पॉलीमॉर्फिज्म है। तो वह लिखा रहा है एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। ये जेनेटिक मैपिंग के आधार पर यह सीक्वेंस लिया जाता है ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, जो वेरिएशन होता है। सॉरी कॉल आ गया था। इसमें हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसके कारण वेरिएशन ऑफ जेनेटिक लेवल मतलब जेनेटिक लेवल तक इसी के कारण वेरिएशन आता है। फिर उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म जो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल पर होता है
ये किस कारण होता है? तो अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, यह म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन हम जानते हैं कि मतलब कोई भी हमारे शरीर में जो जीन में कोई भी अगर एक भी बेस पेयर अगर म्यूटेट मतलब वह किसी से प्रभावित हो जाते हैं जिसके कारण वे वेरिएशन आ जाता नया। तो न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन जोमेटिक सेल, जो म्यूटेशन होता है वह अराइज हो सकता है इंडिविजुअल में या जोमेटिक सेल में या जर्म सेल में। ये दोनों में से कोई भी सेल में ये जो आ सकता है वेरिएशन म्यूटेशन आ सकता है। उसके बाद द जर्म सेल, जिसको सेल दैट जनरेट गैमेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जर्म सेल मतलब जो गैमेट के द्वारा आता है म्यूटेशन, तो ये उसमें भी आ सकता है वेरिएशन या जोमेटिक सेल में भी वेरिएशन आ सकता है। फिर इफ़ अ जर्म सेल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है अगर इफ़ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट seriously impair individual ability to have offspring who can transmit the mutation। मतलब यहाँ पर लिखा है इफ़ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर, अगर उस जर्म सेल के पास अगर सीरियसली उसके पास इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफ स्प्रिंग, वे कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, म्यूटेशन को वह अलग मतलब अपने संतान में ले जा सकता है अगर वह जर्म सेल सच में अगर ये इम्पेयर हो तो। उसके बाद है इट कैन स्प्रेड पॉपुलेशन एलिलिक सीक्वेंस, और जब मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा म्यूटेशन आता है वह सेक्सुअली वह वेरिएशन हो जाता है। फिर इट कैन स्प्रेड टू पॉपुलेशन एलिलिक सीक्वेंस, वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ DNA पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब वही इसी के कारण ये पॉलीमॉर्फिज्म बन जाता है। किस प्रकार से ये वेरिएशन होता है उसी के बारे में भी हम जान रहे हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग इसी बात से समझ में अच्छा से आएगा। इफ़ मोर देन वन वेरिएंट मतलब होता है एलील, अगर एक से ज़्यादा अगर वेरिएशन आ रहा है एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में मोर देन 1%, अगर 1% से ज़्यादा वेरिएशन अगर आ रहा है विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की बात किया जाता है 0.01%, और ऐसे अगर पर देखा जाए तो मोर देन वन वेरिएंट, एक से अगर ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इतना, सिंपल टर्म उसको दिया गया है इफ़ एन, ये इतना आता है। एक अगर वेरिएशन हो तो 0.01 जो सिंपल टर्म में दिया जाता है कि इतना % फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद है इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड, अगर इनहेरिटेबल म्यूटेशन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इन अ पॉपुलेशन, अगर हम म्यूटेशन इनहेरिटेबल अगर ऑब्जर्व करते एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज़ रेफर्ड टू एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म। तो वही लिखा हुआ है अगर हम इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व करते हैं अगर कोई पॉपुलेशन में एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो यह रेफर करता है DNA पॉलीमॉर्फिज्म को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग DNA, जो यह ऑब्जर्व होता है नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन, यह म्यूटेशन ज़्यादा होना चाहिए। इन दिस सीक्वेंस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट, फिर सीक्वेंस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट या इम्पैक्ट इन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, और यही इफ़ेक्ट करता है जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होता है उस पर। फिर दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन एंड आफ्टर जनरेशन, जो म्यूटेशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वही ये जमा हो जाते हैं शरीर में और यही जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाता है, इस तरह के म्यूटेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर है एंड फ्रॉम वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड फॉर्म, और इस तरीके से जो जनरेशन टू जनरेशन पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोसेस होते जाता है तो इसके कारण अलग अलग तरीके की वेराइबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म बना लेता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ
देयर इज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू वेरी लार्ज स्केल चेंजेस। ये वैरायटी जो डिफरेंट अलग अलग तरीके से हो जाती है किस प्रकार से होता है, तो वह रेंजिंग होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड तक चेंज तक फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। और ये इवोल्यूशन और स्पेसिएशन ऐसा ही के कारण होता है। स्पेसिएशन मतलब एक नए प्रजाति का बना, भले लाखों हजारों साल लग गए हो पर इसी से बनता है। और इवोल्यूशन तो जानते हैं यही सब प्रोसेस से बनता है एवोल्यूशन। उसके बाद है द टेक्निक ऑफ, अब मेन बातें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है, ये तो बस ऐसे ही बेसिक बातें था। अब यहाँ पर हम जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड एलेक जैफरी। जो टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोजा गया वह एलेक जैफरी था। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए, ही यूज्ड मतलब एलेक जैफरी ने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोज किए। उसके बाद है ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। प्रोब जो इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह वो मतलब जो एलेक जैफरी है उन्होंने यूज किया। ये जो सैटेलाइट डीएनए देख रहे हैं इसी को प्रोब के आधार पर उन्होंने यूज किया। दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो ये वाला पार्ट पोर्शन देख रहे हैं इस तरीके के पोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता था। तो उसी के बारे में क्या खोजे और आगे जानते हैं। प्रोब शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत सारे संख्याएं बन जाते जो येलो वाला पार्ट देखे थे। इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट्स, जिसको नाम दिया गया VNTR। जो हाई जो प्रोब देखे थे ये वाला येलो कल पोर्शन देख रहे हैं, ये सब येलो पोर्शन बहुत ही सारे संख्या में बन जाते हैं तो उसी को VNTR नाम दिया गया। उस वेरिएबल को VNTR का मतलब होता है ये वाला पार्ट जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, जिसको VNTR कहते हुए बहुत सारे संख्या बन जाते। सिंपल अब VNTR बताना हो तो क्या बताएंगे, सबसे पहले फॉर्म बताएंगे। तो इसका है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स VNTR, मतलब यह वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स है जिसमें कोई एक, जैसे यहाँ सैटेलाइट डीएनए है वह पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस करता है तो उसी को हम टैंडम रिपीट्स मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहते हैं। द टेक्निक इज यूज्ड अर्लियर, जो टेक्निक होता है यह पहले ही से यूज किया गया था। इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें यूज किया गया जो टेक्निक है द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। इट इंक्लूड, इसमें ये सभी जो टेक्निक पहले यूज किए थे एलेक जैफरी ने, उसमें साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूज किया गया यूजिंग रेडियो लेवल VNTR एज अ प्रोब। इट इंक्लूडेड, ये प्रोब के आधार जो डीएनए का इतने सारे पॉलीमॉर्फिज्म बना था तो ऐसा ही जो रेडियो लेवल टेक्निक था VNTR एज प्रोब। इट इंक्लूड्स, ये सब इसमें शामिल था। तो कौन कौन चीज़ शामिल था, तो सबसे पहले ये तो अभी आगे जानेंगे ही। तो ये सभी प्रोसेस किए जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले यही चीज़ किए। फिर सेकेंड में किए डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, मतलब सबसे पहले जो डीएनए को उनवे अलग किए। उसके बाद जैसे डीएनए को अलग कर, जैसे यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बना है तो उसको ये अलग कर लिए। फिर सेकेंड में है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। फिर डाइजेशन उसको क्या गया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के आधार पर इसको अगर इस तरीके से सपोज किसी ज़्यादा बनाया गया। फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, थर्ड में है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तब जो बहुत सारे डीएनए यहाँ पर बना था इस प्रकार से, तब उसको सेपरेट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से।
उसके बाद ये सब प्रोसेस धीरे धीरे, ये तो खैर पहले ही जान चुके, 5वां चैप्टर अभी तो छठा चल रहा है, तो इसी को एक बार फिर से पढ़े। तीसरा प्रोसेस तक हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से उसको अलग करना। 4 है ट्रांसफरिंग, जो ब्लॉटिंग होते हैं, ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए। तो ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेंबर, जो मतलब फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेंबर सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन। जो ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए होता है, फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेंबर सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन, ये ट्रांसफरिंग सब किया जाता है सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू, जो बनाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है डीएनए को। ये सब जो एलेक्स जेफरी ने पहले किए थे एक्सपेरिमेंट, उसी के यहाँ प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। फिर 5वां है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल VNTR प्रोब। तब हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल VNTR, जो ये यूज किया जाता है VNTR को। फिर उसके बाद है 5वां मतलब छठा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तब उसको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के हिसाब से कि ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से 6 प्रोसेस था। सबसे पहला प्रोसेस में वे डीएनए को अलग किए जिसका ज़रूरत था। फिर सेकेंड में उसको एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाज में डाइजेशन किया गया। फिर थर्ड में उस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से भी अलग किए। फिर है ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेंबर, जिसमें बनाना चाहते उसमें ट्रांसफ़र किए डीएनए को इन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन में। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल VNTR प्रोब, जो VNTR जाने थे, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट्स, इस तरीके के यूज़ किए। फिर उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से वे डिटेक्ट किए। अब आगे ये वाला पार्ट जो है VNTR, जो VNTR क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट्स। तो यही पॉइंट है कि द VNTR बिलोंग्स टू एच क्लास ऑफ सेटेलाइट DNA। VNTR किससे बिलोंग्स करता है, यह क्लास ऑफ सेटेलाइट से। ये जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सेटेलाइट 3 येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये तीनों सेटेलाइट है, और ये सभी पार्ट से ये VNTR बिलोंग्स करता है। रेफर टू एज मिनी सेटेलाइट, ये मिनी सेटेलाइट को दर्शाता है VNTR। VNTR क्या है, ये सभी के ग्रुप से मिलकर VNTR बनाता है, जो कि एक नाम रखा हुआ है मिनी सेटेलाइट। अ स्मॉल सीक्वेंस, जो यहाँ पर देख रहे हैं उसके बारे में, अ स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज्ड टैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। जो देख रहे हैं जो स्मॉल DNA सीक्वेंस, ये अरेंज होता है टैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। कॉपी नंबर देखेंगे तो ये वेरी करता है क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम से लेकर उस क्रोमोजोम तक सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। उसके बाद देखेंगे तो आगे है द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो रिपीट होता है वे बहुत सारे मात्रा मतलब संख्या में ये पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद है एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kV। शरीर में भी, हमारे शरीर में केवी यानी कि किलोबाइट की संख्या मापा जाता है। रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR varies in size from 0.1 to 20 kV. Consequently, after hybridization with VNTR probe, उसका जब हाइब्रिडाइजेशन होता है VNTR प्रोब का, द ऑटो रेडियोग्राफी गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरिंग साइज। फिर वे ऑटो रेडियोग्राफी कहता है। बस सिर्फ इसको इमेजिन करना है, बहुत ही ईजी सी बात है। यहाँ पर जो हमारे शरीर में होता है इसका साइज मापा गया था, तो ये 0.1 to 20 kV दिया। फिर
Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiography gives many bands of differing size. These bands give a character. जो यहाँ पर बैंड देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस तरीके के जो बैंड देख रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ये VNTR प्रोब अलग अलग तरीके के बैंड बताता है। फिर उसके बाद है दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फ्रॉम इंडिविजुअल DNA। ये इंडिविजुअल DNA के लिए जितने भी सारे मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग DNA बताएगा। इट डिफर फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक जो आइडेंटिकल हो ट्विंस। ये मतलब जितने भी DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, अगर जुड़वा हो जो जिसको हम मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, जो जुड़वा हो उसी का DNA फिंगरप्रिंटिंग इस DNA फिंगरप्रिंटिंग से मिलेगा। नहीं तो बाद बाकी ह्यूमन में जितने भी ह्यूमन है सभी का DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब अलग अलग होते 0.01% के वेरिएशन से ही। उसके बाद है The sensitivity of the technique has been increased by PCR। मतलब अगर थोड़ा मोड़ा अगर मिलने लगे उसके जो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो जीन का होता है उसके जीन, मान लीजिए कोई क्राइम कोई कर चुका है और सबको यहाँ पर लाकर सभी का DNA फिंगरप्रिंटिंग जिसमें जीन के बारे में, जीन के कोड के बारे में देखा जाता है। अगर वो कोड मिल जाता है और जब शक होने लगता है कि हाँ ये हो सकता है तो PCR टेक्निक यूज किया जाता है, मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। उस टेक्निक के माध्यम से पता लगाया जाता है कि हाँ इसी का सारे जो जीन है ये सभी मिल रहा है, तो PCR टेक्निक से पता किया था। फिर DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज एनफ। DNA केवल एक सेल में ही इतने ज़्यादा संख्या में होते टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। केवल एक सेल को एनालिसिस करके ही हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी जो क्रिमिनल हो उसको हम पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से DNA फिंगरप्रिंटिंग का, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है तो ये अभी आगे सबसे पहले जान लेते हैं जो यूज क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज है। तो इसका एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें बहुत उपयोग है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। उसके बाद है इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन, यह बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन माना जाता है। फिर सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे हो गया मतलब डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, ये सभी पता करने के लिए। फिर इसके बाद है करेंटली मैनी डिफरेंट प्रोब यूज्ड टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स। इस समय देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोब जो होते हैं वो जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स को करने के लिए यूज किया गया है। तो इस प्रकार से DNA फिंगरप्रिंटिंग के था। अब ये डायग्राम हम बुक से ही पढ़ लेते हैं कॉपी से। अच्छा, तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। तो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें कोई क्राइम, सपोज कीजिए कोई क्राइम हुआ है और उसमें जो क्राइम पर निशान पाया गया DNA फिंगरप्रिंटिंग का, तो यहाँ पर इस प्रकार के निशान उसको निशान पाया गया जो इस डायग्राम में देख रहे हैं, और सभी का DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब चेक किया गया। तो जिसको इस तरीके से दिखाई देगा तो वही वह मतलब उस क्राइम को किया होगा। तो इस प्रकार से DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्राइम को पहचान लिया जाता है। तो हम किस प्रकार से यह होता है तो देखते हैं। यहाँ सबसे पहले ये कौन सा है, तो इस फिगर में इस चीज़ के बारे में दर्शाया हुआ है वही क्या हम जानेंगे कि सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या हम लोग जानेंगे, इसमें लिखा हुआ है सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग में जानेंगे। तो इसमें है फ्यू रिप्रेजेंटेटिव
chromosome have been shown to contain different copy number of VNTR। मतलब कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जो VNTR के अलग अलग कॉपी नंबर को दर्शाते हैं। फॉर दी सेक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कलर स्कीम, मतलब स्कीम हैव बीन यूज्ड टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच बैंड इन द जेल। मतलब प्रत्येक जेल में अलग अलग ओरिजिन उस ट्रेस करने के लिए, उसके कलर को देखने के लिए कि वही उसी के आधार पर, कलर के आधार पर ही ट्रेस किया गया और यह पता किया गया बैंड इन द जेल। द टू एलील्स में पैटर्नल और मैटरनल आता है। ऑफ अ क्रोमोजोम एल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ VNTR। ये दो एलील होते हैं जो क्रोमोजोम कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ VNTR। इट इज़ क्लियर दैट, यह क्लियर है कि द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ DNA फ्रॉम क्राइम सीन, जो बाइंडिंग पैटर्न ऑफ DNA है यह क्राइम सीन मैचेज विद इंडिविजुअल B एंड नॉट विद A। तो जब हम इसमें देखेंगे आगे ऊपर फिगर, तो ये देखेंगे तो A के साथ नहीं मिलता बल्कि B के साथ मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो B वाला पार्ट, ये क्राइम, मतलब जहाँ पर क्राइम किया गया तो इस प्रकार के DNA फिंगरप्रिंटिंग पाया गया। मतलब यही होगा, मतलब फिंगर में जो अब DNA होगा उसको देखा गया। DNA क्या, तो कहाँ कहाँ पर कौन सा था, तो यह वाला इस जगह पर रेड था, तो यहाँ पर देखा गया B के पास भी रेड आया, लेकिन देखा गया A के पास यहाँ पर कोई कलर मौजूद नहीं था। उसके बाद फिर है ये वाला फिर सेकेंड पोर्शन भी रेड था, तो यहाँ पर भी रेड पाया गया, लेकिन इसके पास भी देखेंगे तो ये कलर नहीं है। इसमें ये नीला कलर दिखाई दे रहा है, तो ये अलग ही जगह पर था। फिर यहाँ पर देखेंगे उसके बाद येलो कलर है यहाँ पर, तो येलो कलर दोनों में मिला, इसमें भी मिला और इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बातें तो इसमें देखेंगे तो ये नहीं मिल रहा था, जिसके कारण एक गुनाह वो क्राइम नहीं किया हुआ। लेकिन ये और देख रहे ये वाला सभी पार्ट, जो C का पार्ट ये येलो मिल रहा है, तो ये हो गया। फिर ये नीला, फिर ये नीला, तो इस प्रकार से इतने सारे मैच कर गया, जिसके कारण ए ने ही क्राइम किया। तो वही सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये बताता है। और यहाँ पर देखेंगे तो पैटर्नल क्रोमोसोम में, ये तो पैटर्नल क्रोमोसोम एक ये है, एक और ये मैटर्नल क्रोमोसोम है। तो देखा गया तो इसके पास केवल 3 और एक 4, इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर 7 पर देखा है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इस क्रोमोसोम 7 पर देखा गया B वाला के पास तो इस प्रकार के दिखा दिया। तो इसका मतलब ये रेड कलर ही अपीयर करेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर रेड कलर है और बाद बाकी इसके पास उतना संख्या में नहीं, जिसके कारण इसके पास कोई भी कलर नहीं दिखाई दिया। ये वाला पार्ट में देख रहे हैं ये कोई कलर नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये येलो कलर दर्शा रहा है। क्रोमोसोम 2 पर देखा गया, क्रोमोसोम संख्या 2 पर देखा गया तो ये भी येलो कलर दर्शाया गया। तो क्योंकि ये दोनों में सेम था तो ये हटा दिया गया। जो फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये नीला कलर देखेंगे तो इसमें बहुत सारा संख्या में, जिसके कारण ये ए के पास में तो ए के पास तो यहाँ, लेकिन बी के पास कम था, जिसके कारण बी में इसे नहीं दिया गया। उसके बाद इस प्रकार से दोनों के रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से DNA फिंगर प्रिंटिंग में देखा गया, तो यही दिखा दिया। ये आगे तो जान चुके, ये वाला रेड वाला पोर्शन में देखे थे तो ए के पास बहुत ही कम था, जिसके कारण इसको नहीं माना गया। इसका और इसका ये मैच कर गया। फिर येलो वाला पोर्शन देखा गया तो ये तो खैर दोनों में था ही। तो उसके बाद नीला वाला पोर्शन देखा गया, इसमें भी था। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम नंबर इस प्रकार से देखते देखते ये क्राइम वाला में इस प्रकार से दिखाया गया। तो मतलब सीक्वेंस को इस प्रकार से देखा जाता है जो DNA फिंगर प्रिंटिंग का यूज कर कर। तो इस प्रकार से हमने यह चैप्टर सही तरीके से समाप्त कर लिया। और चैप्टर पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।